नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाइब्स पर। आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे। थोड़े दिन पहले आरपीएससी के चेयरमैन का एक बयान आया था कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए, साथ ही राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं के बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हमने राजस्थान का इतिहास कक्षा 10 में चलने वाली पुस्तक, जो राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10 में चलने वाली पुस्तक है, ये आपको किताब दिख रही होगी। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नामक एक पुस्तक है जो कक्षा 10 में चलती है राजस्थान के इतिहास के लिए और कला एवं संस्कृति के लिए। तो इस पुस्तक से हम राजस्थान का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि एक ऑथेंटिक बुक भी है, साथ ही एक बेसिक बुक भी है, जो आपके राजस्थान का इतिहास के लिए आपके लिए आधार का काम करेगी। इस पुस्तक से हम सर्वप्रथम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। राजस्थान के जितने भी राजवंश थे उनमें ज्यादातर राजपूत राजवंश थे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो भी हमने लिया है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो भी मत है कि राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि ये विषय विवादित है, फिर भी हम विभिन्न विद्वानों या इतिहासकारों के मतों के आधार पर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। लगभग 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का जो काल था उसे राजपूत काल कहा जाता है। उसे राजपूत काल कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल में गुप्त राजवंश था। प्राचीन काल में गुप्त काल था। गुप्तोत्तर काल में एक शासक हुए थे हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। प्राचीन भारत में राजनीतिक एकता सर्वाधिक थी, वो थी गुप्त काल में। इसके बाद जैसे जैसे इसका पतन हुआ ये राजनीतिक एकता समाप्त होने लगी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी एक तरह से। तो इस राजनीतिक एकता समाप्त हुई जब भारत का विकेंद्रीकरण हो गया। उस समय राजपूत वंश उभर कर सामने आए। जब गुप्त राजवंश समाप्त हो रहे थे या उनकी राजनीतिक एकता समाप्त हो रही थी, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक तरह से भारत में गुप्तों ने जो राजनीतिक एकता स्थापित की थी वो पुनः समाप्त होना प्रारंभ हो गई थी। उस समय में जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, यानी छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। वे राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते, उनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए राजवंश उभरे। वे राजपूत राजवंश कहलाते थे। इन राजवंशों का क्यों जाना जाता है, इनका महत्व किस प्रकार है। मध्यकालीन भारत इतिहास है। भारत का जो मध्यकाल का इतिहास है उनमें मुख्यतः जो मुसलमान शासकों का प्रभुत्व रहा है, यानी मुसलमानों का आधिपत्य रहा है। मध्यकाल की शुरुआत से ही मुसलमानों का अधिकार भारत में रहा है। उससे पहले की बात करें, यानी कि पूर्व मध्यकाल की बात करें, पूर्व मध्यकाल में यानी कि लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में इन राजपूत राजवंशों का ही शासन रहा है, इन्हीं का प्रभुत्व रहा है। इसलिए इस काल को राजपूत युग भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखो, अभी मैंने बताया कि जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, ये शासक रहते हैं 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। कौन? हर्षवर्धन। वर्धन वंश के एक प्रमुख शासक रहे हैं और 606 से लेकर 647 ईस्वी तक भारत के शासक रहते हैं। उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की उत्पत्ति हुई, यानी जैसे इनकी मृत्यु हुई, मतलब गुप्त काल में जो राजनीतिक एकता प्रभुत्व था, एक तरह से राजनीतिक एकता मजबूत थी, गुप्तोत्तर काल में धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गई। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो राजनीतिक शून्यता जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई, जिनमें एक राजपूत राजवंश भी था। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने ही इसे 7वीं से जो 12वीं शताब्दी का काल है उसे क्या कहा? राजपूत युग माना है। किसने? वी ए स्मिथ ने 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल है, इसे राजपूत युग कहा है। राजपूत शब्द का विकास किस प्रकार, राजपूत शब्द का उल्लेख किस प्रकार हुआ। वैसे तो ये प्रश्न वैसे विवादित है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि राजपूत शब्द कोई नया नहीं है, ये प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग होता आया है। इसके कई बार उल्लेख भी मिलते हैं। जैसे प्राचीन साक्ष्य की हम बात करें तो राजपूत शब्द है वो चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों में इसका विवरण मिलता है। जो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने, हर्षचरित की बाणभट्ट, और एक बाणभट्ट की किताब होती कादम्बरी और हर्षचरित में इसे सैन्य वर्ग के रूप में दर्शाया गया, क्षत्रिय वर्ग बताया गया है राजपूतों को। चीनी यात्री थे
चीनी यात्री ह्वेनसांग। ये भारत में हर्षवर्धन के काल, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे 7वीं शताब्दी में। भारत में कब आए थे? 7वीं सदी में ह्वेनसांग भारत आए थे। इन्होंने भी कई राजाओं को क्षत्रिय या राजपूत कहकर संबोधित किया गया है। वैसे किसी जाति विशेष के लिए शब्द काम में नहीं लिया गया। राजपूत एक जो क्षत्रिय शासक जो हुआ करते थे, क्षत्रिय शासक जो होते थे, क्षत्रिय जो उनके होते, उनको राजपुत्र शब्द काम में लिया जाता था। राजपुत्र, धीरे धीरे ये राजपुत्र से राजपूत बन गया था। इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे बहुत सारे मत हैं। मैंने अभी बताया था कि ये एक विवादित मत है, विवादित है, लेकिन विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। उनके आधार पर इसके कई सिद्धांत बन गए कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। उनमें से पहला सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं कि वैदिक आर्यों की संतान थे राजपूत। राजपूत कौन थे? वैदिक आर्यों की संतान थे। ये किसने बताया कि ये वैदिक आर्यों संतान थे? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने इन्हें राजपूत जो प्राचीन क्षत्रियों के सीधे वंशज बताया है। इनको किस आधार पर बताया कि ये वैदिक आर्यों संतान कैसे थे? उन्होंने कहा कि ये जो प्राचीन आर्य थे उनके समान ही इनका जो शारीरिक गठन था, जैसे लंबी नाक या लंबा सिर, जैसे वैदिक आर्यों की तरह थे। जैसे वैदिक प्राचीन आर्य जैसे शस्त्र पूजा, अश्व पूजा ये आदि करते थे, ये भी इसी प्रकार करते थे और वीरता और वचन के प्रति ये निष्ठा पूर्वक होते थे। इसी प्रकार राजपूत थे, इसलिए इनको वैदिक आर्यों की संतान कहा है। अग्निकुंड का सिद्धांत है। इसमें हम आबू पर्वत पर होने वाले पवित्र यज्ञ की बात करेंगे। यहाँ पर आबू पर्वत पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहा करते थे, जैसे विश्वामित्र, गौतम ऋषि, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ मुनि। ये यहाँ पर क्या करते थे? यज्ञ क्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। लेकिन कुछ राक्षस टाइप के जो प्रवृत्ति के जो लोग होते थे, वो इनमें कुछ मांस, हड्डी या फिर मलमूत्र डालकर इनकी जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे या जो यज्ञ करते थे उसे अपवित्र करते थे। इनसे निपटने के लिए ही वशिष्ठ मुनि ने 3 योद्धा उत्पन्न किए। 3 योद्धा उत्पन्न किए। वो कौन कौन से थे? 3 सबसे पहले, ऐसे मान्यता है, पीछे आप किंवदंती कह सकते हो। उनमें जो 3 योद्धा उत्पन्न किए उनमें परमार और चालुक्य, तीसरा था प्रतिहार। इन्होंने 3 ये व्यक्ति उत्पन्न किए, परमार, चालुक्य, प्रतिहार। लेकिन जब ये 3 ही भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हुए, तो उन्होंने एक चौथा व्यक्ति जो इन तीनों से ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा शक्ति थी, वो था चौहान। तो इस प्रकार इस अग्निकुंड से 4 व्यक्तियों का जन्म हुआ, परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान। ये ही बाद में ये राजपूत कहलाए। तो वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर राक्षसों हेतु उनके विनाश हेतु एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ 4 शक्तिशाली योद्धा उत्पन्न हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा की। राजपूतों को अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। ये ऐसी कहानी हमें कहां से मिलती है? ये जो हम आबू पर्वत के यज्ञ की बात कर रहे हैं, ये स्पेशली ये याद रखना, चंद्रबरदाई। अभी चंद्रबरदाई कौन था? अजमेर का एक चौहान शासक था, पृथ्वीराज चौहान। सबने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान या तृतीय। इसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई और इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो में हमें ये आबू पर्वत के पवित्र यज्ञ या अग्निकुंड का सिद्धांत हमें इसमें मिलता है। यज्ञ से कौन कौन से योद्धा उत्पन्न हुए ये अपन देखते हैं। नीचे देखो, सबसे पहले प्रतिहार। पहले मैंने बताया कि 3 व्यक्ति उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। प्रतिहार जैसे राष्ट्र की सीमाओं के रक्षक और द्वारपाल होते थे, शत्रुओं का विनाश करने वाले वीर योद्धा थे, वो परमार थे। और जो परमार चालुक्य वंश था, इसे सोलंकी भी कहा जाता था। और सबसे जो अंतिम जो व्यक्ति उत्पन्न हुए वो थे चौहान, यज्ञ से निकलने वाले अंतिम थे और सर्वाधिक शक्तिशाली ये थे। तीसरा जो सिद्धांत है वह ब्राह्मणों से उत्पत्ति। इनको ब्राह्मण गोत्रीय माना गया है। जैसे कि एक शिलालेख मिलता है, बिजोलिया शिलालेख। इसमें भी चौहानों को, बिजोलिया जो शिलालेख है, इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसका उल्लेख इतिहासकार डी.आर. भंडारकर भी करते हैं। डी.आर. भंडारकर भी राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताते हैं। और जो इस शिलालेख है इसमें भी चौहानों को वत्स गोत्रीय, वासुदेव चौहान जो कि अजमेर के चौहान वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनको भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है इसमें बिजोलिया शिलालेख में। और यहाँ पर डी.आर. भंडारकर ने उसका उल्लेख किया है। उसके आलेख के आधार पर डी.आर. भंडारकर ने राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। गीत गोविंद, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी थी महाणा कुंभा में। इसमें गीत गोविंद की पर टीका में भी गुहिल राजपूतों को नागर ब्राह्मणों की संतान माना गया है। लेकिन इस बात का खंडन किया है, इस मत का विरोध किया है दशरथ शर्मा ने इस बात का विरोध किया है, इस चीज को खंडन किया है कि वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए। उन्होंने बताया कि ये अपने पुरोहित होते थे, इनके पुरोहित होते थे या फिर इनके जो गुरु होते थे, उनके गोत्र अपना लिया करते थे, ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। चौथा जो सिद्धांत है विदेशी मूल का सिद्धांत। जेम्स टॉड
और वीए स्मिथ, जेम्स टॉड और वीए स्मिथ ने इन्हें विदेशी माना है राजपूतों को। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि राजपूत थे वो शक यानी सीथियन की संतान हुआ करते थे। इस पे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, शक सीथियन क्यों कहा टॉड ने, तो उन्होंने बताया कि उनके जो रीति रिवाज हैं, शक के जो रीति रिवाज हैं वही राजपूतों के रीति रिवाजों से बिल्कुल मेल खाते हैं। जैसे कि अस्त्र पूजा, अश्वमेघ यज्ञ करना, या फिर अश्व पूजा, अस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा, या अस्त्र शिक्षा, ये ऐसे सारे जितने भी थे, ये जो उनके रीति रिवाज थे और शक के रीति रिवाज थे, ये दोनों में एक समानता बताई। इसी समानता के आधार पर कर्नल टोड ने राजपूतों को विदेशी मूल का बताया। लेकिन वी स्मिथ इन्हें हूणों का वंशज माना गया है। तर्क दिया गया है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म, विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने आए थे, यहाँ रहे, इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और वे अपनी वीरता के कारण क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ आए और अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर उन्हें क्षत्रिय वर्ण में, अग्नि संस्कार द्वारा उन्हें पवित्र कर क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया था। तो विदेशी मूल का सिद्धांत कर्नल टॉड और वी स्मिथ का ध्यान रखना। अब 3-4 सिद्धांत हैं, उनको अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो वैदिक क्षत्रिय यानी वैदिक आर्यों की संतान बताया जी ओझा, किस आधार पर बताया, शारीरिक गठन के आधार पर, या इनकी जो शस्त्र और सूर्य पूजा और अस्त्र पूजा करते थे या अश्वमेघ यज्ञ करते थे, इस आधार पर। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रप्रदायी ने, जो कि पृथ्वीराज राष्ट्रों में आबू पर्वत का यज्ञ की अपन ने बातें कर ली। विदेशी मूल का किसने बताया था, कर्नल टॉड, जेम्स टॉड। क्यों, क्योंकि इनके रीति रिवाजों में समानता थी, इसलिए अपन बताया। ये थे हमारे राजपूत राजवंशों से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कि उनकी उत्पत्ति अलग अलग इतिहासकारों ने किस प्रकार उनको उत्पन्न माना है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। जाते जाते कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का जवाब देना कि किस इतिहासकार या विद्वानों के अनुसार राजपूतों को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी माना गया। राजपूत खुद अपने आप को सूर्यवंशी चंद्रवंशी मानते थे, है ना। तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा, फायदेमंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।